दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो हम पिछली वीडियो में जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। तो 26 क्वेश्चन है हमारा, निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी विकिरण, डी ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। रेडिएशन इसका आंसर होगा। और रेडिएशन क्या होता है दोस्तों? इसमें ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से और बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में होता है। इसका जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हमारा, जैसे पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा आती है, वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल, जो हमारा रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, ये भी रेडिएशन की वजह से होता है। और तीसरा एग्जाम्पल ये है हमारा, जैसे बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ये भी रेडिएशन की वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विकिरण। हम देखते हैं अपना 27 क्वेश्चन। 27 है, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलास पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट रफ सफ़ेद, चमकदार सफ़ेद, रफ काला या चमकदार काला होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? रफ काला। रफ काला इसका हमारा आंसर है दोस्तों। और ये जो डिपेंड करता है, ये हमारा किरचॉफ के नियम पर डिपेंड करता है हमारा। ये किरचॉफ ने ये नियम दिया था कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसमें इन्होंने किरचॉफ ने क्या कहा था इस नियम के तहत कि काली, अगर हम काली लेते हैं और एक सफ़ेद हम वस्तु लेते हैं, उनको हम समान ताप तक गर्म करके रख दें तो जो काली वस्तु होगी वो अधिक रेडिएशन उत्सर्जित करेगी और अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। इसलिए इन्होंने कहा था अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो काला जो है हमारा बहुत ही अच्छा अवशोषक है और उत्सर्जक भी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रफ काला। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा 28 नंबर। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की इमेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। तो इसका ऑप्शन है चालन और विकिरण, चालन और संवहन, संवहन और विकिरण, चालन संवहन विकिरण और वाष्पन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, चालन संवहन विकिरण और वाष्पन। चालन मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें ऊष्मा जो होती है माध्यम के गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर संचालित होती है। और जो माध्यम के जो प्रत्येक कण होते हैं वो अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। जैसे हमारे ठोस एवं पारे में ऊष्मा का संचरण जो होता है हमारा केवल कंडक्शन से होता है, चालन से होता है। चालन को इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। और दूसरा संवहन, इंग्लिश में से कन्वेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो हमारा कोई भी लिक्विड है, इसमें लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होती है संवहन में। इसमें क्या होता है, हमारा तरल के जो कण होते हैं, जैसे लिक्विड के कोई भी कण हैं, वो गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं और जो ऊपर वाला ठंडा भाग होगा वो नीचे आ जाता है संवहन में। इसका जैसे मैंने आपको 45 नंबर एक क्वेश्चन था, 25 नंबर क्वेश्चन था, वो मैंने आपको कराया था। उसमें रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर हम इसीलिए ऊपर लगाते हैं, वो हमारे किसी वजह से होता है, इसी कन्वेक्शन की वजह से होता है। ओके दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 29 नंबर। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय होगा 1 मिनट से कम, ठीक 1 मिनट, लगभग 1 मिनट या 1 मिनट से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर, 1 मिनट से अधिक का समय लगेगा। ये हमारा जो है न्यूटन का शीतलन नियम होता है, उस पर उसके अनुसार हम निकालते हैं। इसमें न्यूटन का शीतलन नियम क्या है ये बता देता हूँ आपको दोस्तों। किसी वस्तु में
विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की जो दर होती है वो उस वस्तु और तापमान के अंतर के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। और ये जो ऊष्मा जो ट्रांसफ़र हो रही है ये वातावरण के तापांतर के साथ साथ जो वस्तु की जो पृष्ठ है, वस्तु का कोई वस्तु हो उसकी प्रकृति क्या है पृष्ठ की और उसका क्षेत्रफल कितना है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे तापांतर के अंतर के कारण होगी, इसलिए हमारा 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक 1 मिनट से अधिक आएगा। ओके दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम 30 नंबर। किसी द्रव के वाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। तो 30 नंबर का हमारा क्या आंसर होगा दोस्तों? डी नंबर, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। अभी अभी मैंने आपको बताया ही, इसमें प्याले की चाय में जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बताया था शीतलन का नियम, वो तापमान पर भी निर्भर कर रही थी और ताप पर भी निर्भर करती है चारों ओर के, और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 31। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि मिट्टी के घड़े की हीट कैपेसिटी अधिक है, मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरक है, घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर आकर्षित होता है, घड़ा जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर आकर्षित होता है। ओके दोस्तों। हम देख लेते हैं अपना 32 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखों से नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि हमें ठंडी हवा प्रदान करता है, बी हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है, सी संवहन धारा उत्पन्न करता है, डी हवा उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को हमसे दूर ले जाती है। तो इसका आंसर हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, हमारे चार की जो हवा है उसमें गति लाकर शरीर के जो पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ये उसी की तरह है जैसे हमारा ये 31 नंबर क्वेश्चन था। इसका डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि हमारा जैसे पानी पसीना है वो हमें ठंडा क्यों प्रतीत होता है, तो इसका एक आंसर ये भी होता है, एवेपोरेशन भी ले सकते हैं हम, वाष्पन को इंग्लिश में एवेपोरेशन कहते हैं हम। इसका भी आंसर ये एवेपोरेशन हो सकता है। और जैसे मिट्टी का घड़ा है ये 31 नंबर में, इसमें जैसे पूछते हैं कि पानी जो ठंडा कैसे रहता है मिट्टी घड़े में, तो इसीलिए रहता है, एवेपोरेशन की वजह से रहता है। उसकी जो लेयर होती है ऊपर की लेयर बस वही वाष्पित होती है और पहले की जो लेयर होती है वो ठंडी रहती है, इसलिए मिट्टी में जो पानी घड़े में पानी ठंडा रहता है। हम देखते हैं 33 क्वेश्चन। अब हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह शुष्क हो। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा बी नंबर। 34 देखते हैं। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। जल की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा तल की ओर संचरित हो जाती है, तली का जल ठंडा होता है और संवहन धाराओं से ऊपर आ जाता है। उपरोक्त जैसा कोई कारण नहीं है। तो इसका आंसर हमारा 34 का हो जाएगा ए नंबर, सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। ये पहले आपको बता चुका हूँ मैं, एवेपोरेशन ही है ये भी। चलिए देखते हैं अब 35 नंबर। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप पर निर्भर करती है, में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, में वृद्धि के साथ कम हो जाती है, में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, जो जलवाष्प की मात्रा होगी वायु के ताप में जैसे वृद्धि होती रहेगी, वायु जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा उसी के साथ जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ती रहेगी। 36 देख लेते हैं हम। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, दूध की परिशुद्धता, आपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, आपेक्षिक आर्द्रता। 37 देखते हैं हम। आपेक्षिक आर्द्रता को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। जल का क्वथनांक 37 नंबर है। जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है हमारा जल का क्वथनांक। 38 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? सूर्य, समुद्र, अंतरिक्ष, वायुमंडल। तो इसका ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सूर्य हो जाएगा। सूर्य से हमें डायरेक्ट उसमें प्राप्त होती है, यह ऊर्जा प्राप्त होती है। 39 नंबर देख लेते हैं। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगें नहीं। प्रकाश तरंगें जल में गमन कर सकती हैं किंतु ध्वनि तरंगें नहीं। प्रकाश सभी माध्यमों में समान वेग से चलता है। प्रकाश तरंगों से व्यतिकरण पैदा होता है, ध्वनि तरंगों से नहीं। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर होगा इसका आंसर हमारा। ये प्रकाश की तरंगें विद्युत चुम्बकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगें नहीं। याद रखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? परावैंगनी, प्रकाश किरण, गामा किरणें, इंफ्रारेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, और मैं इंफ्रारेड जो है के बारे में बता दूं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी जो तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 7 मीटर से 10⁻³ मीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो खोज की थी वो हर्शेल ने की थी। ये खोज करने वाले क्वेश्चन ये आ चुका है पहले भी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। हर्शेल ने की थी। और यूवी रेज की बता दूं मैं, खोज जो की थी परावैंगनी किरणों की खोज रिटर्न ने की थी। इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁷ मीटर। और जो हमारी गामा किरणें हैं, सी ऑप्शन में गामा किरणें दी हुई है, इसकी खोज बैकरल के द्वारा की गई थी और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। और जो हमारी ये प्रकाश किरण है, ये इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है जिसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और वायु जो हमारी वायु होती है उसकी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जिसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में इतने पॉइंट काफ़ी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 41। वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है उसे कहते हैं समताप मंडल, ध्रुव सीमा, आयन मंडल, ध्रुव मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, आयन मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? रात्रि में बाहरी शोर बहुत कम हो जाता है। 10 की अपेक्षा रात्रि में कुछ ही रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। रात्रि में पृथ्वी का चुंबकीय बल क्षेत्र कम तीव्र हो जाने के कारण ब्रॉडकास्ट को कम प्रभावित कर पाता है। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा इसका आंसर हमारा। दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। टेलीविज़न के सिग्नल पर एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि सिग्नलों की तीव्रता कम होती है, एंटीना की सामर्थ्य कम होती है, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, पृथ्वी की वक्रता के कारण होता है ऐसा। और 44, रडार का प्रयोग रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए करते हैं, ग्रह की गति का अध्ययन करने हेतु करते हैं, वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं, डी सूर्य के धब्बों के अध्ययन करने के लिए करते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं। और जो रडार की फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था सर रॉबर्ट वाटसन ने।
सर रॉबर्ट वॉटसन बार्ट ने किया था हमारा। ठीक है दोस्तों, सर रॉबर्ट वॉटसन बार्ट ने। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 45 नंबर। बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण ए, प्रकाश की किरण का छिद्र में प्रवेश के पश्चात पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश का ऋतुरेखीय संचरण, छिद्र का उत्तल लेंस के रूप में कार्य करना, छिद्र का परिमित के रूप में कार्य करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, प्रकाश का ऋतुरेखीय संचरण। हम देखते हैं अपना 46 नंबर। पूर्ण सूर्यग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका आंसर होगा बी, कोरोना। इसे हिंदी में बोलते हैं क्रीट, हिंदी में क्रीट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है, वस्तु से जरा छोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आभासी होता है। और समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी या काल्पनिक, वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति हम इस दर्पण के सामने खड़ा करते हैं तो अगर वो दाहिना हाथ अपना ऊपर उठाएगा तो उससे प्रतिबिंब में अपना बायां हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई से थोड़ी अधिक होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा सी नंबर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। यदि आप समतल दर्पण की ओर अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर। यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें होगा दो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे है। जैसे कोई वस्तु डिफरेंट डायरेक्शन में एक दूसरे के क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो उसमें क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अब और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो माइनस हो जाती है दोनों की स्पीड। तो 10 सेंटीमीटर से अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और वो भी हमारी तरफ 10 सेंटीमीटर की स्पीड से ही आ रहा है प्रतिबिंब हमारा, तो उसकी स्पीड भी 10 सेंटीमीटर, दोनों जुड़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 50। कमरे की अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अनंत होगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत होगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ फॉर्मूले हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, अगर जैसे ये दीवार है हमारी, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, एक प्रतिबिंब यहाँ लगा हुआ है, एक प्रतिबिंब यहाँ लगा हुआ है, तो दोस्तों क्या है, ये दोनों एक दूसरे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस 90 डिग्री एक एंगल बनाएंगे तो इसमें दो फार्मूला होते हैं हमारे। तो अगर दो समांतर दर्पण के बीच में जो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में ये हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है हमारा n = 360 अपॉन थीटा -1। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? थीटा की वैल्यू है हमारी 0 डिग्री। समतल दर्पण रखे हुए हैं दो दीवारों पर, तो उनके बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। दीवार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी और उनके बीच में कितना एंगल बनेगा? उनके बीच में बनेगा 0 डिग्री का एंगल। तो यहाँ हम थीटा = अगर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी, ये -1। तो इन्फिनाइट में कुछ भी घटाओगे तो इन्फिनाइट ही आएगा, तो इसका आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जैसे दो दर्पण रखे हुए हैं हमारे, अगर यहाँ नंबर जैसे तीन होते दर्पण, 3 दर्पण होते या 5 होते, 7 होते, तो वो विषम हो जाते, ऑड नंबर में हो जाते। तब हमारा जो फार्मूला लगता वो लगता हमारा 360/θ। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए। चलिए दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं
अगली और वीडियो लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, 25 से बढ़ा के मैं 50 क्वेश्चन, या नहीं हो सके तो 40 क्वेश्चन तो कम से कम अगली वीडियो में कंप्लीट करूँ, जिससे हमारे टॉपिक जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए फिजिक्स के। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।